फिर अश्विनी को उठाकर कमरे में ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे होश भी आता है। और तभी, नालायक कहीं की, अरे मुझे लगा कि तू सुधर रही है, इसीलिए मैं तुझे अकेला छोड़कर गांव चली गई, लेकिन तूने वही किया जो तुझे करना था। खा खाकर एकदम मोटी हो गई है तू। अरे तू तो अब पहचान में भी नहीं आ रही है, इतना बदलाव आ गया है तेरे शरीर में। लेकिन माँ, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेरी भूख पहले से बढ़ गई है और मुझसे तो अब रहा भी नहीं जाता। तो आप ही बताओ माँ कि मैं क्या करूँ। अरे बेवकूफ लड़की, अगर तू ही अपने जीवन में नियंत्रण नहीं लाएगी तो कैसे चलेगा। देख किंजल बेटा, जीवन में हर चीज हद में करनी होती है, और अगर वो हद पार की जाए तो 100% नुकसानदायक ही साबित होता है, जैसे कि तेरा हद से ज्यादा मात्रा में खाना। सॉरी माँ, मैं अब से आपको निराश नहीं करूंगी और मैं अपना वजन जरूर घटाऊंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं चबी हो गई हूँ, सेहतमंद हो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने मोटापे को जरूर कम करूंगी। आई एम रियली सॉरी माँ। अरे अपनी ये सॉरी पर चाट मसाला डाल और उसे भी खा जा तू, निकम्मी कहीं की। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तेरी इस हरकत पर हमेशा का पूर्ण विराम तो मैं ही लगाऊंगी। बहुत हो गया तेरा, अब से तू खाने का हर एक निवाला मेरे अनुसार ही खाएगी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक काम मेरे कहने के हिसाब से ही करेगी, समझी कि नहीं? क्या? अश्विनी की बातों को सुनकर किंजल की बोलती बंद पड़ जाती है और फिर बाद में अश्विनी रचना और उत्कर्ष के पास जाकर उन्हें भी खूब डांट लगाती है। अरे तुम दोनों कौन सी दुनिया में खोए हुए थे? अरे किंजल कितनी मोटी हो गई है और तुम दोनों ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। माफ कीजिए माँ, लेकिन मेरे ऑफिस में पिछले 1 महीने से बहुत काम बढ़ चुका है, इसीलिए मैं घर आता तो खाना खाकर सीधे सोने ही चला जाता था। और माँ सच बताओ तो मैंने इस पूरे महीने में किंजल को देखा भी नहीं, इतना ज्यादा व्यस्त था मैं। अरे तू व्यस्त था ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये रचना, ये कौन सी रचना करते बैठी थी जो इसका अपनी ननन की तरफ ध्यान भी नहीं गया? अरे माँ जी, मैं तो उसे घर पर बना हुआ सादा खाना ही दिया करती थी, लेकिन पता नहीं, शायद वो फिर से चुपके से बाहर खाना खाने लगी है, इसीलिए उसका मोटापा इतना ज्यादा बढ़ गया। अरे माना कि वो बाहर का खाना खा रही थी, लेकिन तुझे उसका बढ़ता मोटापा नजर कैसे नहीं आया? और तूने उससे पूछा क्यों नहीं कि तू इतनी फैलते कैसे जा रही है, जबकि तू घर का ही खाना खा रही है? ये ख्याल तेरे सड़े हुए दिमाग में एक बार भी नहीं आया क्या? बता मुझे। नहीं माँ जी, अब आप 1 महीने के बाद आई हो, इसलिए आपको फर्क दिखाई दे रहा है। वही हम तो किंजल को रोजाना देख रहे हैं और शायद इसी वजह से हमें उसका मोटापा नहीं दिखाई दिया। हाँ माँ, रचना सही तो कह रही है, हम तो उसे रोज देखते हैं, लेकिन आपने उसे इतने दिनों बाद देखा है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। और माँ, इन सब में रचना की भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब आपकी बेटी का ही कसूर है। उसे तो बस खाने के चस्के लगे हैं। मेरा एक दोस्त है, वो उसे रोज मिष्ठान भंडार में देखता है। वो वहां कभी कभी कचौरी या तो कभी समोसे खाती है। ना जाने उसे क्या हो गया है, लेकिन अब बस, मैंने भी उसे बहुत सुनाया है और अब तुम दोनों को भी कह रही हूँ, अगर वो कहीं भी चुपके से कुछ ठूसते हुए दिखे तब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। अब कैसे भी करके उसका वजन तो घटाना ही होगा मुझे। उसे लगता है कि उसकी शादी को 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये महीने यूं निकल जाएंगे। हाँ माँ, अब बराबर कह रही हो, अब आप ही उसे ठीक कर सकती हो, क्योंकि हम उस पर और खास करके उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। आपने उस पर विश्वास किया और गांव चले गए, लेकिन उसने फिर से आपका विश्वासघात कर दिया। लेकिन अब तो कल से देखना, एक माँ अगर प्यारी हो सकती है तो वो अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसकी नजर में बुरी भी बन सकती है, फिर चाहे वो बच्चा कितनी भी जिद क्यों ना कर ले। फिर अगली सुबह अश्विनी 6 बजते ही किंजल को उठाने चली जाती है। ए किंजल, जल्दी उठ। माँ, सोने दो ना,
मुंह उठाकर सीधे मेरे कमरे में इतनी सुबह क्यों आ गई हो आप? अरे बदतमीज लड़की, जल्दी चल। आज से तुझे बाहर जाकर पसीना बहाना है। चलना दौड़ना हर प्रकार की कसरत करेगी तू अब से। अरे इस बिस्तर पे लेट लेट कर ही तेरा पेट मटका बन गया है और शरीर एकदम गुब्बारा। अब जल्दी उठ। सोने दो ना माँ, मैं रात में कसरत कर लूंगी। अरे रात में तेरे पापा ने की थी क्या कसरत? बेवकूफ लड़की, जल्दी उठ, वरना इस खून जमाने वाली ठंड में ठंडा ठंडा पानी ही डाल दूंगी तुझ पर। हे भगवान, अरे आप मेरी माँ हो या दुश्मन? अपनी ही बेटी के साथ कोई इतनी कठोरता से कैसे पेश आ सकता है? तू मुझे माँ समझती है या दुश्मन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे 3 तक गिनने पर तू इस बिस्तर से नहीं उठी तो कान्हा जी की सौगन, मैं तुझ पर पानी डाल दूंगी। फिर उसके बाद तुझे बुखार ही क्यों ना चढ़ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2। अरे रुक जाओ माँ, मैं उठ रही हूँ। ये हुई ना बात। किंजल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ बाहर कसरत करने जाना ही पड़ता है। फिर कसरत करके आने के बाद वो नहाने जाती है और फिर नाश्ते के समय, भाभी मेरे चाय और पराठे कहाँ पर है? जल्दी लाइए ना, मुझे आज ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है। ये ले, ये रहा तेरा नाश्ता। अब किंजल नाश्ते में चाय की जगह पर 2 प्रकार के जूस देखती है और वो देखकर किंजल एकदम हैरान रह जाती है। छी माँ, चाय की जगह पर आप मुझे ये जूस क्यों दे रही हो? और इनसे तो इतनी अजीब तरह की बू आ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीने वाली इसे। मैंने तुझे कल ही कहा था कि अब से तेरी एक नहीं चलेगी इस घर में। जो भी मैं कहूंगी तुझे वो सब कुछ करना होगा। चल अब जल्दी से नाक बंद करके इसे गटक जा, वरना मैं तुझे आज घर के बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। क्या? अब जाने दीजिए ना माँ, और कसरत तो ये कर ही रही है ना। सिर्फ चाय और एक पराठे से कुछ नहीं होने वाला। सुबह शाम और रात में से एक वक्त तो इसे अपने पसंद का खाने दीजिए ना। चुप रहे बहू, अपनी हद में रहे। तूने इसे पैदा नहीं किया है तो इसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके इसका मोटापा भी जरूर घटेगा। अगर हम सोचेंगे कि इतना सा खाने से क्या हो जाएगा, तो हम मोटापा कभी नहीं घटा पाएंगे। इसीलिए इन सब में अपनी भावनाओं को और अपने मुंह की चटक को अपनी जगह पर रखकर मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ेगा। फिर एक बार किंजल को ना चाहते हुए भी अलग अलग प्रकार के जूस पीने पड़ते हैं। अश्विनी भी अब उसे दिन में 10 बार वीडियो कॉल करती है ताकि वो देख सके ताकि किंजल ने बाहर से कुछ खाया तो नहीं। अब तो रचना भी उसे चुपके से खाना नहीं दे पाती, क्योंकि अश्विनी किंजल को ठीक करने के लिए सुबह सुबह मंदिर जाना भी बंद कर देती है। और ये सब देखकर संदीप बड़ा खुश होता है। क्या बात है किंजल, तुम अब अपने मोटापे को घटाने के लिए इतने प्रयास कर रही हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ और पापा तुम्हारे घर आने की बात कर रहे थे। उन्हें अश्विनी आंटी से मिलकर शादी की तैयारियों के बारे में कुछ बात करनी थी शायद, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि कुछ दिन बाद जाना। अब थोड़े ही दिनों बाद तुम्हारा वजन भी घट जाएगा और तभी मैं उन्हें तुम्हारे घर आने के लिए कह दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों संदीप? तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूं या मेरी सुंदरता पसंद है? ऐसी बात नहीं है किंजल, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा ये मोटापा देखकर थोड़े हैरान रह जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। फिर एक रोज मैं तो परेशान हो गई हूँ भाभी। दिन में कई बार मुझे कई सारी चीजें खाने का मन करता है, लेकिन पता नहीं माँ का कब वीडियो कॉल आ जाए। उस खौफ में मैं कुछ भी नहीं खा पाती। माफ करना किंजल, लेकिन माँ जी अब ज्यादातर समय घर पर ही होती है, इसलिए मैं भी उनकी नजर से बचकर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक समाधान है। समाधान? क्या समाधान भाभी? मैं हर शाम 6:30 बजे बाजार जाती हूँ। वहां सारी खरीदारी करने के कारण घर आते आते मुझे 7:30 बज जाते हैं
और तुम भी ऑफिस से 6 बजे आ जाती हो, तो 6:30 बजे मेरे साथ चला करो ना। और तुम्हारे मेरे साथ होने के कारण माँ जी तुम्हें वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें ऐसे लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, इसीलिए कुछ भी नहीं खा पाओगी। हाँ भाभी, ये तो एकदम कमाल का सुझाव है। थैंक यू सो मच भाभी। अब किंजल रचना के साथ हर शाम बाजार जाया करती है और वो वहां पर मस्त दबाकर अपनी पसंद का मस्त तला भुना और भारी खाना खाती है। होए 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 भाभी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आत्मा किस कदर तृप्त हो गई है। ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों बाद मैं अब जाकर कुछ खा रही हूँ। आइए, पिज्जा और बर्गर, तुम सबको मैंने कितना मिस किया। बिचारी, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। हाँ भाभी, वो तो है। ये सिलसिला अब 1 हफ्ते तक चलता रहता है और 1 हफ्ते में फिर से किंजल की चर्बी और बढ़ जाती है। और ये बदलाव देखकर अश्विनी एकदम हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, फिर से तेरा शरीर मोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे माँ जी, जरूरी नहीं कि ढेर सारा खाने से ही व्यक्ति मोटा हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका शरीर अब इसी रूप में ढल चुका हो। कुछ कुछ लोग कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उनका शरीर वैसे का वैसा ही रहता है। अरे चुप हो जा, ते मुंह तेरा। अरे अपनी इस गंदी जबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कुछ बुरा भी मत बोला कर। अरे माँ, अब तो मैं आपकी हर बात मान रही हूं ना, फिर भी मेरे शरीर में कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही बताइए, क्या करूं मैं? अरे तुझे क्या लगा, मैं इतने से ही हार मान जाऊंगी? नहीं, अगर अब कोई बदलाव नहीं दिख रहा तो कुछ दिनों बाद दिख जाएगा। जरूरी नहीं कि 1 हफ्ते में ही बदलाव दिखे। चल, अब जल्दी से ये काढ़ा पी ले। लेकिन माँ, मैंने जितना कहा है उतना कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। किंजल के पास अश्विनी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन वही दूसरी तरफ वो चुप चुप कर अपनी भाभी के साथ बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाया करती है, जिसके चलते उसका वजन घटता ही नहीं और वो वैसे की वैसा ही रहता है। और अब उसमें कोई फर्क ना देखकर अश्विनी भी बड़ी परेशान होने लगती है। हे भगवान, मैं दिन रात एक करके फिर से इसे पतली करने में लगी पड़ी हूँ, लेकिन इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं दिख रहा। दिन भर तो ये कुछ खाती भी नहीं है और हर 1 घंटे में मैं इसे वीडियो कॉल करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इतना डांटने के बाद भी ये बाहर कुछ खाती होगी। अपनी माँ का ये खौफ देखकर इसकी अकल तो ठिकाने आ ही गई है, लेकिन पता नहीं इसका वजन कब कम होगा। फिर एक दिन जब किंजल के होने वाले सास ससुर यानी संदीप के माता पिता रोमेश और भावना अचानक से उनके घर चले आते हैं, तभी किंजल का मोटापा देखकर वो दोनों भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हाय मेरे राम जी! अरे अश्विनी बहन, ये क्या हो गया है आपकी बेटी को? पहली बार जब हम इसे देखने आए थे तब तो ये एकदम फूल सी थी, लेकिन अब देखो, ये तो एकदम भारी फूलों का गुलदस्ता बन चुकी है। अरे कैसे दिख रही है ये? लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो दरअसल हमें कुछ भी नहीं सुनना है। अब ये बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। संदीप के पापा, चलिए, अब किंजल हमारी बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। अश्विनी बहन, हम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ रहे हैं। क्या? भावना का ये फैसला सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, और अब तुम मुझे काम करने दोगे या फिर यही रुकने का इरादा है तुम्हारा? क्यों ननंद जी? ठीक है भाभी, जा रही हूं मैं। फिर मोनिका गुस्से में उर्वशी के कमरे से बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये कबर्ड तो कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसे तो मुझे कबाड़ में बेचना है, लेकिन कोई मेरा ये काम सुनेगा तब ना। अरे क्यों परेशान होती हो माँ?
फोन इस्तेमाल करना तो आप अच्छे से जानती हो ना, तो ऑनलाइन बेच दो इसे। क्या? अब इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? हाँ माँ, ये आधुनिक जमाना है और यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो सकते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू ही बेच दे इसे। अभी नहीं माँ, मुझे सुनंदा काकी की बेटी विद्या के साथ टेलर के पास जाना है। पायल की शादी के लिए लहंगा जो लेना है मुझे। अरे तेरे मामा की बेटी की शादी है वो, ना कि तेरी शादी है जो तू इतना सजने संवरने पर ध्यान दे रही है। अब जाने दो ना माँ, अब आप मुझे विद्या के साथ भी कहीं जाने नहीं दोगी क्या? वो तो एक सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने दे रहे हैं हम लोग। वरना तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरा अकेले घर के बाहर जाना बंद है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। तभी उर्वशी वहां पर आती है और उस कपबोर्ड की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। लीजिए माँ जी, हो गया। अब शाम तक ये कपबोर्ड अपने नए मालिक के पास पहुंच जाएगा और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या बात है बहू, तूने तो इसे बेच भी दिया। हाँ माँ जी, बहुत खूब बहू। अरे एक वो मेरी नालायक बेटी है जो उसे बस बाहर निकलने की ही जल्दबाजी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी। चलिए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। फिर कपबोर्ड के बिक जाने के बाद उर्वशी उसके सारे पैसे मंजू के हाथ में थमा देती है। और तभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कपबोर्ड आखिरकार बिक ही गया। वैसे आइडिया तो मेरा ही था ना, आखिरकार मेरे कारण ही तो बिका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने बस आइडिया बताया लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया। बताने और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ सीख अपनी भाभी से, तेरी ही उम्र की है वो, लेकिन ये तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, शाम के समय बहस मत कीजिए। उर्वशी की तारीफ सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले पापा कम थे, जो अब उर्वशी ने अपनी अच्छाई से माँ का भी दिल जीत लिया है। नहीं, ऐसा ही रहा तो ये उर्वशी मुझसे मेरे परिवार को ही दूर कर देगी और पूरा परिवार अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर एक दिन, अरे माँ, आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ। अरे क्या हुआ मोनिका, क्या सुना है तूने बहू से ऐसा? अरे माँ, आज जब मैं रसोई में भाभी का हाथ बटा रही थी तभी। अरे तभी क्या, आगे भी तो बोल। तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इसीलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं आराम करने जा रही हूँ और अब मैं आपको शाम को ही मदद कर पाऊंगी। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने काम करने में ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही काम करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं सारे काम माँ से भी करवाऊंगी। सबको काम मिल बांट कर करना होगा। क्या बहू ने ऐसा बोला? हाँ माँ, आपकी बहू बस जुबान से अच्छी है लेकिन दिल की एकदम बुरी है वो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। मुझे भी कभी नहीं लगा था माँ कि मेरी सहेली रह चुकी मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी और मुझे ही काम पर लगवाएगी। और वो अगर इस घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो घर की मालकिन के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है माँ। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है माँ। रुक जा, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर शाम होने पर मंजू ये सारी बातें सबको बताती है। क्या? लेकिन बहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू मुझसे ही काम करवाएगी? अरे नहीं माँ जी, मोनिका झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए।
और मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो आपकी कितनी कदर करती हूँ। उल्टा मैं तो मोनिका से भी ज्यादा काम नहीं करवाती। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मोनिका झूठ बोल रही है? देखो भाभी, अब ज्यादा मत बनो। तुमने मुझे ये सब कहा है आज दोपहर में, इसीलिए मैंने माँ को जाकर बताया। देखिए ना भैया, आपकी बीवी आपकी ही माँ को नौकरानी बनाने के सपने सजा रही है। चुप रहो मोनिका, जो मन में आए वो बके जा रही हो। मैं उर्वशी को आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। वो किसी के बारे में इतना घटिया सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन बहुत साफ है। इंद्रनील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रुक जाइए पापा जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज पापा जी। छी बहू, आज पता चल गया कि तू कितनी बुरी है। लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? और आप अचानक से मोनिका की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? एक बार सोचकर देखिए ना, उर्वशी की जबान पर हमेशा मिठासी रहती है और वो इतनी कड़वी बातें कभी नहीं बोल सकती। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं ये मोनिका आपको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है। अरे माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये लड़की बहुत चालबाज है। जब ये मेरी सहेली थी तब भी ये सबके मुंह पर अच्छी बनती थी, लेकिन पीठ पीछे बुरी बनती थी। शराब तो ये भी पीती थी, वो भी मुझसे ज्यादा। और उस दिन मैंने गलती से शराब क्या पी ली, इसने तो सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया। बस सर्वगुण संपन्न बनने का ढोंग कर रही है ये लड़की। बस कर मोनिका, अपनी हद पार मत कर, वरना मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सागर, तू मोनिका से इस तरह बात नहीं कर सकता। और मोनिका बेटा, तुझे इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ माँ, चलिए। फिर मोनिका और मंजू अपने कमरे में चले जाते हैं और उर्वशी बहुत रोती है। तभी सागर उसे सांत्वना देता है। रो मत उर्वशी, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ पर और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना सागर, मोनिका किस तरह से खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे मैंने उसे तो बातें क्या सुना दी, उसने तो गुस्से में माँ और पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया। और इस तरह से तो वो मुझे सबसे दूर कर देगी। देखो उर्वशी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और रही बात माँ और पापा की, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया है और जितना प्यार तुमने उन्हें आज तक दिया है, वही प्यार उन्हें तुम तक जरूर खींच लाएगा। उर्वशी से अब घर में कोई बात नहीं करता और ये सब देखकर मोनिका को बड़ी खुशी मिलती है। तुझे तो मेरी भाभी बनने का बहुत शौक था ना उर्वशी। अब देखना तेरी ये ननन कैसे तेरा जीना दुश्वार करती है। अरे ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी प्यारी सहेली। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी। फिर एक रोज जब घर के बाहर कबाड़ी वाला आता है, तभी मोनिका जानबूझकर इंद्रनील के सारे पसंदीदा किताबें उस कबाड़ी वाले को बेच देती है। अरे मेरे कमरे से किताबें कहाँ चली गई? मंजू, बहू। जी क्या हुआ? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे कमरे में रखी हुई सारी किताबें कहाँ गायब हो गई? क्या? अरे ऐसे कैसे किताबें गायब हो सकती है? अरे पापा जी, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं सुबह से, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं चोरी तो नहीं हो गई ना? कोई किताबें क्यों चोरी करेगा मंजू? कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम? बाप रे भाभी, तुमने सच में झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ी ही देर पहले कबाड़ी वाले को आपने पापा की सारी पसंदीदा किताबें बेच दी और अब पापा के सामने आप झूठ बोल रही हो कि आप उनके कमरे में ही नहीं गई। अरे और कितना पाप करोगी आप? क्या? बकवास मत करो मोनिका, मैंने किसी भी कबाड़ी वाले को कोई किताबें नहीं दी है
उर्वशी बहू, मोनिका जो कह रही है वह सच है क्या? अरे नहीं पापा जी, आप चाहो तो उस कबाड़ी वाले को पूछ सकते हो। मैंने उसे कोई किताबें नहीं दी है। इस बात का तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुक जाओ, मैं उस कबाड़ी वाले को लेकर आती हूँ। फिर मंजू उस कबाड़ी वाले को घर पर लेकर आती है। हाँ काका, मैंने वो सारी किताबें आप ही की बहू से ली है। क्या? देखा पापा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। बहू, नहीं पापा जी, ये कबाड़ी वाला झूठ बोल रहा है। मैं भला आपकी किताबें क्यों बेचूंगी इसे? वो किताबें जिनमें आपकी जान बसती है। मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये जरूर मोनिका की कोई नई चाल है। जरूर इसी ने इस कबाड़ी वाले को झूठ बोलने के लिए कहा होगा और इसके लिए उसने पैसे भी दिए होंगे। वाकई में मानना पड़ेगा, इसका दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। हकीकत में तो मैंने इस कबाड़ी वाले को पैसे ही दिए हैं और इसने तो इसका अंदाजा भी लगा लिया। वाह, कमाल हो भाभी आप तो। चुप हो जाओ बहू, मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ेल है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी वो। अब जब तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ रहा है, तब तुम सारा इल्जाम हमारी मासूम सी बेटी पर डाल रही हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंजू, इस आदमी से सारी किताबें वापस ले लो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ले लूंगी। पापा जी, रुक जाइए पापा जी। फिर मंजू उसके पास से किताबें लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर मोनिका और उर्वशी ही रह जाती है। ये सब तुम क्यों कर रही हो मोनिका? सिर्फ अपना बदला लेने के लिए? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस एक भाभी होने के नाते कुछ उम्मीदें रखी मैंने तुमसे, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। छी मोनिका, लानत है तुम पर। सबसे पहले एक सहेली होने के नाते और दूसरा एक ननंद होने के नाते ये सब तुमने शुरू किया है। और जब मैं तुम्हारी भाभी बनी, तब तुम मेरे साथ एक ननंद की तरह पेश आई, वो भी जानबूझकर। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सहेली ही समझा है। और जब तुम उस दिन शराब पीकर आ गई, तब मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। घर के सारे लोग तो वहां पर मेरी आवाज सुनकर आ गए थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने भी तय कर लिया कि तुम जब मेरे साथ एक ननंद की तरह व्यवहार कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक भाभी की तरह ही व्यवहार करूंगी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है ना भाभी, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। बस कुछ दिन और, फिर तुम सबके मन से उतर जाओगी, यहाँ तक कि भैया के भी मन से उतर जाओगी। फिर मैं तुम्हें हमारी जिंदगियों से दूर कर दूंगी। सच में मोनिका, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। एक दोस्त से दुश्मन बन गई हो तुम। लेकिन ये कभी मत भूलना, इतिहास गवाह है, आज तक हमेशा अच्छाई की ही जीत हुई है और इस बार भी जरूर होगी। उर्वशी की ये बातें सुनकर मोनिका का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में उर्वशी ये सारी बातें सागर को बताती है। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ और पापा इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा? ये सब मोनिका ही कर रही है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। नहीं सागर, रुक जाओ, गुस्से में कुछ मत करो, जाने दो। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ने कहा था ना कि मेरा प्यार ही माँ जी और पापा जी को मुझ तक खींच लाएगा। और वैसे भी अगर हम भी वही करने लगे जो मोनिका कर रही है, तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? इससे बेहतर तो यही होगा कि हम शांत रहकर ये सब नजरअंदाज करें और एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। उर्वशी के इस तरह समझाने पर सागर भी अब शांत हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
क्योंकि तेरी बेटी ने यह महंगा शोपीस तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मेरा विश्वास करो, मैंने ये शोपीस नहीं तोड़ा है। मैं तो वहां दूसरी तरफ खेल रही थी। अरे जब परी कह रही है कि इसने ये शोपीस नहीं गिराया है, तो तुम इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? परी तेरी तरह झूठी बिल्कुल नहीं है। काव्या बहू, परी ने ही ये शोपीस तोड़ा है। मोनिका झूठ नहीं बोलेगी। बच्ची है वो, खेलते खेलते हाथ लग गया होगा उसका, और नहीं तो क्या। और अब इसकी भरपाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर में रहने नहीं दूंगी। क्या? हाँ, पूरे 40,000 का शोपीस था ये, लेकिन तुझ जैसी गरीब से मैं 30,000 ही लूंगी। 2 महीने में 15,000 करके दे देना, और अगर नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जा यहाँ से। समझी कि नहीं? तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। तुझे अपने कर्मों के फल जरूर मिलेंगे। देखना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना किसी पाप से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस काव्या की कमजोरी यही है कि ये घर छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये चाल सोच समझ कर चली है। वो शोपीस तो वैसे भी पुराना हो चुका था। अब मुझे उस 10,000 के शोपीस के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात को सोच सोच कर बेचारी काव्या ऑफिस में काम करते वक्त फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास अमित आता है और इस बार वह रोते रोते अमित के सामने सारी बातें बता देती है। क्या काव्या, तुम कितनी गलत जगह पर हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अरे तुम खुद ही कमाती हो, इतनी होनहार हो, तो निकल जाओ ना उस घर के बाहर और रहो अकेले अपनी परी के साथ। आखिर तुम्हें उस नरक में क्यों रहना है? नहीं अमित, ये सब कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। परी उस घर का खून है, और मेरा भी इस दुनिया में माजी और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लेकिन जिस घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, उस घर में रहने का क्या फायदा? अगर रहना ही है तो कहीं और रह लो ना फिर। बाहर का काम भी करो और घर का काम भी करो। ये सब तो सरासर गलत है काव्या। मैं बाहर निकल सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, पर मुझे अपने सास और देवर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वह जरूर बदलेंगे। और अमित, एक औरत का अकेले एक बेटी के साथ रहना जमाने में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे डर लगता है। अरे डर का सामना नहीं करोगी तो वो खत्म कैसे होगा? और किसने कहा है कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी माँ वैसे भी दिन भर अकेली ही रहती है, उन्हें भी परी का साथ मिल जाएगा। नहीं अमित, मैं किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना कहकर काव्या अपना काम करने लग जाती है। मैं जानता हूँ काव्या कि तुम अकेले जीने से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें उस नरक से निकलना ही होगा। मुझे कुछ भी करके काव्या को समझाना होगा। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही। फिर कुछ ही दिनों बाद मोनिका दीप को चेन बनवा कर देती है, लेकिन जब यामिनी उस चेन को देखती है तभी, अरे दीप बेटा, ये सोने की चेन है? हाँ माँ, मोनिका ने बनवाई है मेरे लिए। 2 दिन पहले ही बनवाई थी, लेकिन मैंने आज पहना है। अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये सोने की चेन लग नहीं रही। क्या? अरे आप क्या कह रहे हो माँ जी? ये असली सोने की चेन है। इस बुढ़िया का पैर तो कब्र में जा चुका है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक एकदम तेज है। नालायक कहीं की। नहीं बहू, ये सोने की चेन नहीं है, बल्कि एक नकली चेन है। मुझे सोने के अच्छे से पारख है, क्योंकि मैंने एक सुनार की दुकान पर काम किया है। अरे मोनिका, माँ कह रही है तो सच ही होगा ना? हाँ बेटा, तू चाहे तो जाकर सुनार से भी जांच करवा सकता है। फिर दीप जाकर सुनार के पास उसकी जांच करवाता है।
तभी ये साबित हो जाता है कि वो चेन असल में नकली ही है। तभी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम असली चेन बनवाई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सोनार से भी मिलवा सकती हूँ। उसने खुद जांच कर दिखाई थी मुझे। लेकिन दीप, कहीं तुम इन 2 दिनों में इस चेन को कहीं छोड़कर तो नहीं गए थे ना? हाँ मोनिका, मैंने इस चेन को अपने ऑफिस के बैग में रखा था, और बैग तो मैं ऑफिस के एक अलग रूम में ही रखता हूँ। हर कोई अपनी बैग वहीं पर रखता है। इसका मतलब तुम्हारी सोने की चेन किसी ने चुराई है और उसकी जगह पर ये नकली चेन रख दी है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखो ना, क्या पता उस चोर के बारे में पता चल जाए। नहीं मोनिका, हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ गए हैं। अब अगले हफ्ते ही लगवाए जाएंगे। अरे मेरे बुद्धूपति, इसे खबर भी नहीं है कि मैंने इसे नकली चेन दी है। मैं जानती थी कि इसे नकली और असली सोने का फर्क नहीं पता है, लेकिन इस बुढ़िया को पता चल गया और फिर से बातों बातों में ये मामला मुझे यही दबाना होगा। अरे बाप रे, अब इसका मतलब यही है कि वो चेन तो चली गई हमारे हाथ से। हाँ माँ जी, लेकिन तुम चिंता मत करो दीप, मैं तुम्हें अगले महीने नई चेन दिला दूंगी। तभी वहां पर काव्य आती है। वाह, क्या बात है मोनिका। अरे तुझे क्या लगता है, तेरी चालें और तेरी झूठी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्या? तू माँ जी और देवर जी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। देवर जी, माँ जी, हर बार जब जब ये आप दोनों को कुछ देने का वादा करती है, तभी या तो वो पैसे चोरी हो जाते हैं, या फिर कभी सोने की असली चेन नकली चेन से बदल जाती है, या फिर कभी सर्वर इशू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्योंकि ये सारा इसका नाटक रहता है। क्या? हाँ, ये सारा नाटक इसीलिए करती है ताकि इसके जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हो भी जाए तो भी ये चोरी करके वापस अपने पास रख लेती है। माँ जी को दिए गए पैसों को भी इसी ने चुराया होगा, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है। जब मैं माँ जी के कमरे में गई ही नहीं थी, तो मेरे झुमके वहां पर कैसे पहुंचे? ये बस आप दोनों को पैसों और कीमती चीजों की झूठी आशा देकर अपने काबू में रखना चाहती है, ताकि आप दोनों इसके नौकर बने रहे और ये इस घर पर राज करती रहे। काव्या के मुंह से अपना सारा सच सुनकर मोनिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस, बहुत बोल गई हो आप भाभी, अब चुप हो जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, और नहीं तो क्या। अरे मेरी मोनिका बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अमीर घर की बेटी है और घर में वाकई में चोरियां हुई है, और ये आखिर हमें कुछ देने के लिए कंजूसी क्यों करेगी? इसके जैसा खुला मन तो किसी के पास नहीं है। और आप तो हमें सफाई दो ही मत काव्या भाभी। मैं और माँ अच्छे से जानते हैं कि मोनिका कितनी सच्ची है। अरे वो तो आप है जो इससे जलती हो, और हम दोनों को इसके खिलाफ करना चाहती हो, इसीलिए आप फूट डाल रही हो ना। और भाभी, आइंदा से मेरे साथ इस तरह से पेश आई तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। काव्या को वो तीनों खूब सुनाते हैं, जिस कारण वो फिर एक बार घर से निकलने वाली बात सुनकर चुप हो जाती है। वैसे अगर ये काव्या घर के बाहर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसके पैसे जो आना बंद हो जाएंगे और मुझे इन दोनों फटीचर माँ बेटे को संभालना होगा। अपनी मुफ्त की नौकरानी जेठानी ना चाहे, इसीलिए मुझे इसके मन में ये डर पैदा करना होगा कि मैं इसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। काव्या को अब मोनिका का असली चेहरा दिख चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? रिपोर्ट्स आ गई क्या उनकी? क्या हुआ है उन्हें?
उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उन्हें हद से ज्यादा कमजोरी आई है और वो बेहोश हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। फिर काव्या अब अपने काम पर छुट्टी लेती है और घर के सारे काम निपटा कर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है और वो अपनी सास की देखरेख करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लीजिए माँ जी, ये दाल खिचड़ी मैंने आपके लिए लाई है। चलिए उठकर बैठ जाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ बहू। मोनिका उन दोनों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख लेती है। प्यार तो ये करती है अपने देवर और सास से, इसीलिए इस बुढ़िया की इतनी चिंता कर रही है, वरना अभी तक तो यह इनसे लड़ भी चुकी होती। लेकिन अब तो देव हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे ही भरवाएगा। लेकिन मैं पैसे बिल्कुल नहीं भरना चाहती और उसके लिए मुझे कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी। फिर मोनिका एक आदमी से मिलती है। सुनो, मैं जब हॉस्पिटल की कुर्सी पर पैसों की थैली रखूंगी, तब तुम वहां पर आकर तुरंत उसे चुरा कर ले जाना और फिर मुझे वो पैसे वापस दे देना। लेकिन हाँ, याद रहे तुम मास्क पहनकर ही आना, ताकि कोई तुम्हारी शक्ल ना पहचान सके। ठीक है मैडम जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब देखना, मैं पैसे देकर माजी और दीप की नजर में अच्छी भी बन जाऊंगी और इस चाल से मुझे मेरे पैसे वापस भी मिल जाएंगे। मोनिका हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वह पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने पैसों की थैली यहीं पर रखी थी और उसमें पूरे 15,000 रुपए थे। कहाँ चली गई वो थैली? मोनिका, वो थैली यही कहीं होगी, जरा सही से ढूंढो। वो लोग उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो थैली उन्हें मिलती ही नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि किसी चोर ने वो थैली चोरी की है। देखा ना भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे माजी और दीप के पैसों पर किसी चोर की नजर है। हाँ मोनिका, ये पक्का वही चोर होगा जिसने माँ के पैसे और मेरी सोने की चेन चुराई है। लेकिन अब क्या करें? अब हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग? पापा और माँ तो 5 दिनों के लिए आश्रम रहने गए हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने परी की फीस के लिए बचा कर रखे थे। मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। पैसों का क्या है, बाद में कमाए जा सकते हैं, लेकिन अभी माँ जी की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर काव्या अपने सास का हॉस्पिटल का बिल भरती है और वो आदमी बाद में मोनिका को पैसे वापस लौटा देता है। यही तो चाहती थी मैं कि काव्या की कही गई बात कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैंने ही चोरी की है ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल सके। और ये सब झूठ साबित करने के लिए मुझे एक नकली चोर बुलाना पड़ा और उससे ये सब करवा के मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए और दीप और माजी की नजर में मैं अच्छी भी बन गई। काव्या के इतना सब करने के बाद भी दीप और यामिनी दोनों उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे पहले से आते थे। फिर एक रोज मोनिका अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, मेरी तो ऐशी ऐशी है यहाँ पर। सास और पति को पैसों की झूठी आशा देकर मैं उन पर मस्त राज करती हूँ। जेठानी घर और बाहर दोनों के काम करती है और मैं तो बस महारानियों की तरह हुकुम फरमाती हूँ। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो अपनी सास और पति के ऊपर पैसे उड़ाऊं? तभी अचानक से वो पीछे देखती है। तभी वहां दरवाजे पर यामिनी खड़ी होती है। ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।